हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सलोनी सिन्हा, नाक कान गला विशेषज्ञ, आयुष्मान हॉस्पिटल हेल्थ सर्विसेज में कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही हूँ। मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के द्वारा कान नाक गले से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ जो लोगों के लिए आने वाले समय में प्लस हर एक एज ग्रुप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी जैसे इंडिया हमारी कंट्री में हर तरह के मौसम चेंजेस हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जैसे गर्मी है, ठंडी का मौसम है, प्लस मानसून का वेदर आएगा। और इन सारे चेंजिंग सीजन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो इफ़ेक्ट होता है, जो पेशेंट्स पे असर पड़ता है, वो है नाक कान गला की प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो पेशेंट्स ज़्यादातर नेग्लेक्ट करते हैं। हम दिल्ली जैसे सिटी में रहते हैं जहाँ पोल्यूशन लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई है, इस वजह से भी नाक कान गले में बहुत सारी प्रॉब्लम्स या बीमारियाँ आने की संभावना बनी रहती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है नाक की एलर्जी की प्रॉब्लम, खास करके दिल्ली जैसे पोल्यूटेड प्लेसेस में। ऐसे स्थिति में हम इसे नेग्लेक्ट करते हैं और यूं ही बस चलते रहते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ये समझें कि इस एलर्जी की वजह से आने वाली हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर हमें एलर्जी की प्रॉब्लम ज़्यादातर बनी रहे या सीज़न चेंज के कारण ये प्रॉब्लम्स बनी रहे तो हमें कान की दिक्कतें, गले की दिक्कतें भी आ सकती हैं। साथ साथ लॉन्ग कोर्स ऑफ ड्यूरेशन में हमें ब्रोंकियल एस्मा भी डेवलप हो सकता है। अगर परसिस्टेंटली नेज़ल एलर्जी की प्रॉब्लम्स बनी रहें, जो कि सीज़न के दौरान, चेंजेस के दौरान हम यूजुअली ऑब्जर्व करते हैं, तो उससे हमारे कान के पर्दे पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ती है। जनरली हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम पेशेंट्स एनकाउंटर करते हैं तो वो ऑलरेडी या तो कहीं से ऑलरेडी अपने मन मर्जी से दवाइयाँ ले रहे होते हैं और कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जैसे उन्हें आती है या थोड़ा सा कुछ दिनों से कम सुन रहे होते हैं तो वो अपना इलाज खुद ही करते हैं या तो दादी नानी के नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से हमने ये पाया है कि 80 to 90% केसेस बिगड़ जाते हैं जो हमारे पास ऐसे स्थिति में आते हैं जिन्हें हमें रिवर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मैं इस दिल्ली नॉलेज ट्रैक के द्वारा लोगों में ये अवेयरनेस लाना चाहती हूँ कि ऑलवेज़ रिमेंबर कि ये हमारी स्पेशल सेंसेस हैं। अगर हमने इसके साथ कोई भी खिलवाड़ की तो हमें इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि छोटी सी भी कुछ प्रॉब्लम्स हों स्पेशल सेंसेस में तो हम अपने कुछ भी ना ट्राई करें, प्लस किसी की दूसरे की एक्सपीरियंसेस को लेकर उनकी सलाह पे ना चलें। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ENT स्पेशलिस्ट या को बिल्कुल का परामर्श करें। 2-3 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। नाक कान गले की दिक्कतें सिर्फ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप से सीमित नहीं हैं। ये बड़े बच्चों को, बूढ़ों को, यंग एज ग्रुप में आज के डेट में बहुत कॉमन है। बात करते हैं बच्चों की। जब हम बच्चों की बात करते हैं तो उनमें कान का बहना, नाक से रक्त का आना, ये सब प्रॉब्लम ज़्यादातर देखी जाती हैं, जो कि हमारे OPD में काफ़ी ऐसे तादाद में बच्चे आते हैं। इन बच्चों में कान का बहना जैसे क्या होता है, जनरली लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में पाया जाता है। आज के ज़माने में ओवर पॉपुलेशन के कारण एक साथ लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, जिस वजह से क्रोनिक इन्फेक्शंस एक दूसरे को ट्रांसमिट हो जाती है। प्लस वायरल इन्फेक्शंस के इंसिडेंट्स भी ऐसे बच्चों में बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जब भी ऐसी इंसिडेंसेस हाई होंगी या वायरल की इंसिडेंसेस हाई होंगे, प्लस ओवर क्राउडेड प्लेस में बच्चे रहेंगे, उस वजह से कान की दिक्कतें आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डेफिनेट सी बात है कि माएँ जो नवजात बच्चे होते हैं, माएँ काफ़ी थक जाती हैं उनको संभालते संभालते और रात में उनको लिटा के दूध पिला देती हैं। उसकी वजह से ज़्यादातर देखा गया है कि कान बहने की रोग बच्चों को बहुत कम एज में लग जाती है। अगर उसका सही ढंग से इलाज ना किया जाए या सही प्रिकॉशंस ना बरते जाएं तो आगे चल के ये प्रॉब्लम्स इस्टेब्लिश हो जाती हैं और सर्जिकल रिक्वायरमेंट या सर्जरी की रिक्वायरमेंट भी बन जाती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे ही ये सब लक्षण दिखें बच्चों में, इमीडिएटली कोई तेल वगैरह का इस्तेमाल ना करें, कान में पानी वगैरह ना जाने दें, प्लस दादी माँ के नुस्खे को ना अपनाएं और एक बार ENT स्पेशलिस्ट से परामर्श ज़रूर करें। सेकेंड इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हैं जैसे नाक से खून आना, जो कि बच्चों में अधिकतर हमने देखा है। नाक से खून आता है बहुत रीजंस की वजह से। लोग जनरली सोचते हैं कि हड्डी बढ़ गई उस वजह से खून आ जाता है, बट नाक में बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे हीमेंजियोमा का होना, खास करके यंग गर्ल्स में,
हीमैंजियोमा का होना, प्लस कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें हमारी ब्लड डिसऑर्डर्स भी अंदर में रहती हैं, प्लस हमारी कुछ लिवर डिसऑर्डर्स। हम केवल नाक के बहने को एक कंप्लीट सिर्फ नाक का बहना ही, नाक के से खून आना ही ना लें, बल्कि ये एक इंडिकेशन होता है कि हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंस या कोई मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस चल रही है। ये भी एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि अप्रोप्रिएट रीज़न जिस वजह से नाक से खून आ रहा है वो हमें पता चल सके। थर्ड इम्पॉर्टेंट, यंग एज ग्रुप। आज के डेट में मोबाइल्स बहुत रैम्पेंट हैं। हर युवा को मैंने रोड पे चलते हुए ये देखा है कि उसके कान में ईयरफोन्स या हेडफोन्स हमेशा लगे रहते हैं, प्लस वो जिमिंग करते हैं उस दौरान भी उनके हेडफोन्स लगे रहते हैं, प्लस लॉन्ग टॉकिंग आवर्स, प्लस उनकी जॉब प्रोफाइल इतनी डिमांडिंग है कि वो हर वक्त अब मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमने ईएनटी ओपीडी में एनकाउंटर किए हैं जिन्हें सुनने की दिक्कत आती है, और वो लोग नॉर्मल केमिस्ट के पास जा कर के वैक्स ड्रॉप्स डालना शुरू कर देते हैं। बट हमने बहुत केसेस में, इनफैक्ट 80 to 90% केसेस में हमने ऐसा पाया है कि ऐसे यंग एज अडल्ट्स में जिनकी एज कम है, जिन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा किया, उनमें हियरिंग लॉस की बहुत सारे इंसिडेंसेस हमारे सामने आई हैं। मैं ख़ास तौर से एज एन ईएनटी स्पेशलिस्ट ये बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे पास ऐसे केसेस विद इन 5 days ऑफ हियरिंग लॉस आ जाएं तो हम उन्हें कम्प्लीटली नॉर्मल कर सकते हैं। बट अगर पेशेंट्स जनरली हमारे पास जब आते हैं तो 1-2 महीने बीत जाते हैं और वो लोग परसिस्टेंटली कोई ऐसी ड्रॉप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या तो किसी केमिस्ट ने उन्हें सजेस्ट किया होता है या कोई पड़ोसी उन्हें बता देता है, एंड वो लाइलाज हो जाते हैं। ऐसे में कम उम्र में ऐसे बच्चे या यंग अडल्ट हम कहें, वो लोग अपनी हियरिंग हमेशा के लिए सदैव खो देते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी लॉस है कि एज इवन ईएनटी डॉक्टर्स होते हुए भी दे हैव मिस्ड आउट सच थिंग्स। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जब हमारा सीज़न एक सीज़न से दूसरे सीज़न चेंज ओवर होता है, हम बड़े रिलक्टेंट रहते हैं अपने लाइफस्टाइल को लेके। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी सीज़न चेंज हो रहा हो, हमें बहुत ज़्यादा एसी का इस्तेमाल रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, क्योंकि जब भी सीज़न चेंज ओवर के दौरान ऐसा फील होता है कि नहीं हमें गर्मी लग रही है, कभी हमें सर्दी लग रही है, और हम एसी को हमेशा ऑन रखते हैं या उससे हम तुरंत में बंद करने का कोई ये हमारा नहीं रहता है। ऐसे केसेस में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा साइनोसाइटिस की इंसिडेंसेस भी वापस आए हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी चेंज ओवर ऑफ सीज़न हो तो आप प्रॉपर क्लोथिंग का इस्तेमाल करें। इनफैक्ट सीज़न चेंज हो, जैसे अभी ये सीज़न चेंज ओवर हो रहा है, तो एसी का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। भले ही आपको गर्मी लग रही हो, बट स्टिल एसी को थोड़ा सा अपने से दूरी रखें। प्लस अभी के इस सीज़न में इम्पॉर्टेंट ये है, जैसे ही अक्टूबर नवंबर आनी शुरू हो जाएगी, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम मिनिमल एक इनर पहन के ज़रूर रखें। इससे हम साइनोसाइटिस जैसी रोगों का प्रिवेंशन कर सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारी साइनोसाइटिस इस्टेब्लिश्ड हो गई है तो ईएनटी डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करें, क्योंकि कुछ साइनोसाइटिस जो माइल्ड टू मॉडरेट में होती है उसे हम मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं, बट कुछ इतनी ज़्यादा होती हैं सीवियर केसेस कि हमें उन्हें ऑपरेट भी करना पड़ सकता है। परसिस्टेंट साइनोसाइटिस या परसिस्टेंट एलर्जी होने के कारण नाक में नेज़ल पॉलीपोसिस की भी समस्या आती है, जिसकी वजह से देखा जाए तो नाक बहुत सारी आने वाली दिक्कतें, जब वो एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो पेशेंट को बोलने में भी दिक्कत आती है, सांस लेने की भी दिक्कत आती है, प्लस वो ओसास जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। लॉन्ग टर्म अगर नेज़ल पॉलिप हमारे नाक में हो जाए या परसिस्टेंटली रहे तो उससे भी ब्रोंकियल एस्थमा के इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी मानसून का सीज़न आता है, हमारे कान में बहुत सारे कान के मरीज़ आते हैं हमारे पास जिनमें हियरिंग लॉस या ईयर एक या बहुत ज़्यादा कान दर्द की इश्यूज़ होती हैं। ऐसे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस दौरान फंगल इन्फेक्शन कान में होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, प्लस जिनके कान डिजीज़ थे उनको तो करती ही है। फंगल इन्फेक्शन को ज़रूर ट्रीट कराएं प्रॉपरली, क्योंकि इससे पर्दे में छेद होने की संभावना 80 to 90% टाइम्स बढ़ जाती है। इस वजह से लेटर ऑन आपको सर्जिकल रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाएंगी, प्लस आपके कान में कई रोगों से आप ग्रसित हो सकते हैं। थर्ड, कि अगर परसिस्टेंटली आपका पर्दा फटा रह गया पोस्ट फंगल इन्फेक्शन, तो उससे आपकी हियरिंग लॉस भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और ये किसी भी एज ग्रुप के लोगों को अफेक्ट कर सकती है।
थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे बच्चों को आपने, इनफैक्ट माओं को आपने बोलते सुना होगा कि मैं तो मोबाइल बजा देती हूँ बट मेरा बच्चा आराम से सो जाता है। ये खासकर नवजात शिशुओं में देखा गया है कि मैं कहीं पार्टी में जाती हूँ बट मेरा बच्चा आराम से सो जाता है उस दौरान। इस चीज़ को ना इग्नोर करें, क्योंकि ऐसे बच्चे, कभी कभी हमने पाया है कि ऐसे बच्चे जन्मजात गूंगे और बहरे पैदा होते हैं। ऐसे बच्चों का स्क्रीनिंग टेस्ट आफ्टर बर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने समय रहते या एज रहते इसका इलाज नहीं कराया तो ऐसे बच्चों की आने वाली जो फ्यूचर है वो भी ख़राब होगी, प्लस 6 इयर्स के बाद मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ें लाइलाज हो जाती हैं। अगर आप कभी भी ऐसी सिम्टम्स अपने बच्चों में देखें या ऑब्जर्व करें तो ईएनटी स्पेशलिस्ट का एक सलाह लेना अनिवार्य होता है। ओल्ड एज में जनरली हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जिस वजह से हमारी वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वेट बढ़ने के कारण हम ओसास जैसी चीज़ों से इफ़ेक्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से गले में हमारी सूखापन आना, नाक में सूखापन आना, प्लस ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। ओल्ड एज में बहरेपन का प्रॉब्लम तो बहुत ही ज़्यादा है। इनफैक्ट मैं ओल्ड एज लोगों को ये संदेश ज़रूर देना चाहूँगी कि हर चीज़ को वैक्स ना सोचें कि कान में मैल या गंदगी है। प्लस ज़रूर ऐसा, अगर आप 40 से ऊपर हैं और सुनाई की प्रॉब्लम्स आ रही है, ऐसे में आप एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये एक आपकी शुरुआती लक्षण हो सकती है आपकी नस दबने की। दूसरी इम्पॉर्टेंट, ओल्ड एज में हमने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो टिनिटस की समस्या लेके आते हैं, जैसे कान में अजीब अजीब सी आवाज़ें आना। ऐसे में ये इम्पॉर्टेंट होता है कि या उसकी कॉज को आप पता करें, क्योंकि टिनिटस के एक नहीं हज़ारों कॉज होते हैं जिन्हें रूल आउट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओल्ड एज में खास करके मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप ये ज़रूर मानें कि ये टिनिटस की जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारे रीजंस की वजह से भी हो सकती है। डायर 1 to 2% केस में कभी कभी इनफैक्ट ब्रेन में कुछ स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स होने के कारण भी हमें टिनिटस की समस्याएं हो सकती हैं। 40 प्लस के अगर आप एज ग्रुप के हैं और ये सब समस्याओं से ग्रसित हैं तो एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं। ईएनटी रिलेटेड कैंसर्स या हेड एंड नेक कैंसर्स कहा जाए तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट कैंसर्स हैं। हेड एंड नेक कैंसर्स जो ईएनटी विभाग से ही जुड़ा हुआ है, हेड एंड नेक कैंसर्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कभी कभी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि 6 महीने से उनकी आवाज़ दबी हुई रहती है। ऐसे में वो सोचते हैं कि हमने ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया या हमने ज़्यादा चिल्ला के बात कर ली या पड़ोसी ने हमें ये बता दिया कि इस वजह से ये हो रहा है, वो हमारे पास नहीं आते हैं। मैं आपको पहले ये बता दूं कि हेड एंड नेक कैंसर्स जो भी होते हैं वो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग होते हैं, और फास्ट ग्रोइंग होने के कारण इनका इलाज होना भी उतना ही असंभव हो जाता है। अगर ये फर्स्ट स्टेज में हमारे पास आ जाए तो हम इनका सफलतापूर्वक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट अगर ये थर्ड स्टेज में हमारे पास आए तो इनको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हेड एंड नेक एक ऐसा रीजन है जिसकी ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी है। उस वजह से कैंसर की स्प्रेड भी उतनी ही अच्छी हो जाती है। मैं आपको ये बात बता दूं कि कभी कभी क्या होता है, पेशेंट्स हमारे पास एक साइडेड, ओल्ड एज पेशेंट्स एक साइड कान में एक लेके बहुत दिन तक डाइवर्स ग्रुप्स लोगों से दिखाते रहते हैं और वो उनको कान की ड्रॉप्स वगैरह देते हैं, बट जब वो हमारे पास आते हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट और हम देखते हैं कि कान का पर्दा वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, तब हम उनके गले को अंदर से दूरबीन जांच करके देखते हैं और हम पाते हैं कि ऐसे केसेस में पायरिफॉर्म साइनस नामक एक कैंसर है जो कि काफ़ी प्रीवलेंट है। वैसे लोगों को काफ़ी इफ़ेक्ट कर जाता है और तब तक जब तक हम इनको डायग्नोस करते हैं ये ऑलरेडी स्टेज 3 या स्टेज 4 में पेशेंट्स पहुंच जाते हैं। प्लस आवाज़ में जब भी बदलाव हो एक बार अपनी ईएनटी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। 15 दिन से ऊपर अगर आपकी आवाज़ में बदलाव है तो उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें और एक दूरबीन जांच की आवश्यकता होती है ऐसे केसेस में, और आपके ईएनटी डॉक्टर आपको ये करके आपके प्रॉपर चीज़ों को डायग्नोस करके आपको ये बता सकते हैं कि आप कैंसर से ग्रसित हैं या नहीं हैं। ईएनटी की बात करें तो कभी कभी हमारे नाक से अडल्ट एज ग्रुप या ओल्ड एज ग्रुप या इवन बच्चों में नाक से खून आने की संभावना होती है। ऐसे चीज़ों में भी नाक के कैंसर्स को रूल आउट अवश्य कराएं, क्योंकि नाक के कैंसर्स की पहली मैनिफेस्टेशन या जो पहली सिम्टम होती है वो होती है नाक से खून आना। डेली नॉलेज ट्रैक के द्वारा बहुत कुछ नाक कान गले संबंधित अपने ऑडियंस को अवेयर करने की कोशिश की है, और इसी के साथ मैं विदा लूँगी। धन्यवाद।